अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो है वो टॉपिक हमारा क्रैब्स साइकिल है। और क्रैब्स साइकिल के अंदर जितना भी रिएक्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या है, इनपुट क्या दिया था, और इस क्रैब्स साइकिल की बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखना है। और इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया था, ठीक। और ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास एंड प्रोडक्ट भी हमने देखे थे जो बन रहे थे। ये आउटपुट थे उसके, और 4 ATP बन रहे थे, ठीक। NADH बन रहे थे 2, और पायरोवेट बन रहे थे 2, ठीक है। तो अगर हम क्रैब्स साइकिल देख रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि हमें ग्लाइकोलिसिस पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या हुआ था और कौन कौन सा हमारा जो है वो इनपुट था, ठीक है। और आउटपुट के तौर पे हमें कौन कौन से कंपाउंड्स मिले थे। तो जब हम बात करते हैं क्रैब्स साइकिल की, तो उससे पहले कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि देखना ज़रूरी है, और उसके बाद हम जो है वो क्रैब्स साइकिल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहली वीडियो के अंदर ही हम ये देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है एरोबिक, मीन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली, और एक होती है एनएरोबिक, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होती, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनएरोबिक दोनों का जो है वो एक कॉमन फेज होता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने कहा था 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फिर मैंने आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन 2 रेस्पिरेशंस होती हैं, और इन दोनों का एक कॉमन फेज होता है जिसके अंदर ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनाता है या पायरुविक एसिड में टूटता है। वो स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक। अब ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पायरुविक एसिड हमारे पास बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि पायरुविक एसिड अब हम बना चुके हैं, अब हमने क्या करना है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड के पास हमारे पास यहाँ पर 2 सीन होते हैं उस पायरुविक एसिड के साथ। अगर तो हमारे पास अगर हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो पायरुविक एसिड जो है वो आगे फर्दर इस क्रैब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा, जो कि अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। बट अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, पायरुविक एसिड बन चुका है, ठीक है। तो पहली बार ये होता है, या पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड, उसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, यानी कि CO2 रिलीज हो जाता है। जब पायरुविक एसिड के अंदर से एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब कि ये था 3 कार्बन कंपाउंड, ऐसे ही था। हमने ग्लूकोज को कहा था कि ये है 6 कार्बन कंपाउंड, और पायरुविक एसिड को कहा था या पायरुवेट को कहा था कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जब 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया, मतलब 3 में से हमने एक कार्बन को बाहर निकाल दिया, तो अब हमारे पास बचे 2 कार्बन, ठीक है। और उस 2 कार्बन कंपाउंड का नाम हमारे पास है एसिटाइल, जो कि है एक 2 कार्बन कंपाउंड, मतलब इसके अंदर 2 कार्बन होंगे। अब ये जो कंपाउंड हमारा बना था एसिटाइल, इसके साथ रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन का मतलब कि हाइड्रोजन का जो एटम है वो ऐड हो जाएगा। ये भी हमने इससे पहली वाली वीडियो के अंदर चेक किया था कि जब हम हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं तो वो होती है रिडक्शन, और ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं तो होती है ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन को कहाँ से लेंगे, एक कंपाउंड है हमारे पास, या एक मॉलिक्यूल है NADH, इसके अंदर मौजूद है ये एक हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन इस एसिटाइल के पास जाएगी और ये कंपाउंड बन जाएगा NAD, क्योंकि ये अपनी हाइड्रोजन इसको दे चुका है। तो जब हाइड्रोजन एसिटाइल के पास आ जाएगी तो ये हमारा बन जाएगा इथानोल, और इस इथानोल को हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो पता ये चला हमारे पास कि ऐसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन या ऐसा एनएरोबिक प्रोसेस जिसके आखिर में या जिसके एंड प्रोडक्ट के तौर पे या आउटपुट के तौर पे हमारे पास इथाइल अल्कोहल बने, यानी कि क्या बने, इथाइल अल्कोहल को हम जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन,
ठीक है। तो ऐसी फर्मेंटेशन जिसका लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास इथानॉल हो वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये वो अल्कोहल है जो कि वाइन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई ये ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, एनिमल्स के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसके अंदर हमारे पास शामिल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा फंजाई में होता है। फंजाई का मतलब यीस्ट में होता है, और भी फंजाई में हो सकता है। और नंबर 3 पे हमारे पास कुछ प्लांट्स में भी ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मौजूद होती है। ठीक है। तो पहला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने कहा था, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या एब्सेंस के अंदर जो रेस्पिरेशन चल रही है, वो पहला जो तरीका उसका होता है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है। अगर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन 3 ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है, बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट्स में, तो आखिरी का जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहलिक इथानॉल होगा, और यहाँ पर हमारा प्रोसेस ख़त्म है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट है। बट अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में हो रही है या एनिमल्स में हो रही है तो फिर इसके साथ कुछ और सीन होता है। इसके साथ होता ये है कि हमारे पास जो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, या पायरुवेट जिसको हम कहते हैं, पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो बना होता है मॉलिक्यूल, वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है लैक्टेट में। ठीक है। लैक्टेट को हम लैक्टिक एसिड भी कह रहे हैं यहाँ पर। अब होता क्या है यहाँ पर हमारे पास डबल रिडक्शन हो जाती है। मतलब रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन को ऐड कराना है। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करवाया था एसिटाइल के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, NaDH2। ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स ये पायरुविक एसिड ले लेगा, और इसके बाद ये हमारा हो जाएगा NaD। ठीक है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4 और O3। ठीक। और जो लैक्टिक एसिड हमारा बना होता है इसका फॉर्मूला होता है C3H6 और OB3। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 हैं। 2 हाइड्रोजन वो जो इस NaD ने इसको दे दिए, तो दैट्स वाई ये हो गया 6 हाइड्रोजन। और इस तरह की फर्मेंटेशन को, जिसका लास्ट प्रोडक्ट जो है वो लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बने, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है। ठीक है। तो पता ये चला कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसका तो ये है कि पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर बना वो डायरेक्ट जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है। क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा, और इसका भी मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे। और अगर वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर हो रही है तो आगे 2 काम हो सकते हैं, या तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है या फिर वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है। ठीक है। और इन दोनों का भी जो प्रोसेस है कि क्या होगा और किस तरह होगा वो ये सब है। ठीक है। अब अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट क्रेब्स साइकिल। और सबसे पहले तो ये है कि क्रेब्स साइकिल होती क्या है, तो हमें याद ये रखना है कि क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में किस जगह पर होती है, उसके मैट्रिक्स में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स क्या था, हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और इसके अंदर जो है वो एक फोल्डेड लेयर होती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, और उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उस जगह के ऊपर या उस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल हो रही होती है। अब इसकी कुछ नाम है। क्रेब्स साइकिल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे, क्रेब्स उनका नाम था, तो दैट्स वाई उनके नाम पर जो है ये क्रेब्स साइकिल इसको कहा जा रहा है। दूसरा नाम इसका है, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब क्रेब्स साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट होता है या पहला जो कंपाउंड इसके अंदर बन रहा होता है वो होता है सिट्रेट या फिर सिट्रिक एसिड। दैट्स वाई इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ये जो सिट्रेट होता है, इस सिट्रेट के पास 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो सिट्रेट है, सिट्रेट कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इस सिट्रेट के पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट्स वाई इस साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। एक तो हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, दूसरा हम इसको
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि TCA साइकिल क्यों कहते हैं। और तीसरी बात ये कि ये भी जो है हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस को कि उसके अंदर भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, तो इसके अंदर भी जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन होती है वो नहीं होती। तो फिर क्या होता है, ये एक एंजाइम ड्राइवन प्रोसेस है और एंजाइम्स के ज़रिए ये चल रहा होता है। ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि क्रेब्स साइकिल होती क्यों है या इसका जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो इसके अंदर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, जिसके अंदर हमारा FADH2 शामिल है, NADH शामिल है, इसके अलावा ATP शामिल है। ठीक है, ये तीनों मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बन रहे होते हैं और बनने के बाद ये तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाते हैं, ETC के अंदर, और फिर ये वहाँ पर एनर्जी जनरेट कर देते हैं। ठीक, अब इसका पूरा मैकेनिज़्म है कि ये सारी चीज़ें किस तरह बनती हैं और एक पूरी साइकिल है, वो साइकिल अब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है अगर हम अपनी बुक चेक करें तो बुक के अंदर तो ये इस तरह की पूरी एक साइकिल बनी हुई है। ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी मुश्किल लग रही है, बट ये एक बहुत ही इजी सी साइकिल है और इसके कंपाउंड्स का नाम याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हमने कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से मौजूद होता है और ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर 4 कार्बन मौजूद होते हैं। अब हम करते क्या हैं कि एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के अंदर होता यह है कि इस ऑक्सैलिक एसिड का यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन होता है एसिटाइल को एंजाइम A से। ठीक, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ से आया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमने ग्लाइकोलिसिस की थी तो आखिर के अंदर जो कंपाउंड बना था वो था पायरोवेट। ठीक है, 2 पायरोवेट बने थे, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ से आया। तो एक बात याद रहे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद जब हम एरोबिकली रेस्पिरेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास बीच में एक और मज़ीद रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के आउटपुट के तौर पर जो है वो हमारे पास ये एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। अब वो लिंक रिएक्शन होता क्या है, उसके अंदर जो पायरोविक एसिड हमारा बना था, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में जो पायरोविक एसिड हमने बनाया था उसके साथ कुछ सीन होते हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं और इसके बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है। और ये वो कंपाउंड है जो कि यूज़ होगा आगे जाके क्रेब्स साइकिल के अंदर। ये होता है 3 कार्बन कंपाउंड पायरोविक एसिड। शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अब इसके अंदर होता क्या है कि सबसे पहले एक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होता है। जब एक कार्बन यहाँ पे निकाल दिया गया तो मतलब अब ये 3 नहीं 2 रह गए। ठीक है, क्योंकि एक कार्बन तो रिलीज़ हो गया, दैट्स वाई एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि यहाँ पर आता है एक NAD का मॉलिक्यूल और वो इस पायरोविक एसिड से एक हाइड्रोजन ले लेता है और ख़ुद बन जाता है NADH। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ, एक ऑक्सीडेशन हुई और क्या हुआ, एक हमारे पास कंपाउंड आया, उसका नाम था कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम A। ये कंपाउंड आया और इन तीनों रिएक्शंस के बाद हमारे पास बना एसिटाइल कोएंजाइम A। फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये 3 रिएक्शंस हुए और इन 3 रिएक्शंस के बाद जो है एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। अब यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड है इसका काम हो चुका है ख़त्म, ये चेंज हो चुका है एसिटाइल कोएंजाइम A में। ये एसिटाइल कोएंजाइम A चला गया है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और वहाँ जाके ये क्या कर रहा है, ये क्रेब्स साइकिल चला रहा है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। अब वो क्रेब्स साइकिल जो थी वो यही थी जो कि अभी हमने यहाँ पर स्टार्ट किया और फिर यहाँ हमने देख लिया कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ से आया। अब वहाँ पर जो पहले से एक मॉलिक्यूल बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था वहाँ पर, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर से हमने लिया एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो अब हम सब जानते हैं कि हम जो है वो एंजाइम्स वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। एंजाइम्स पे भी हमारे पास काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं और इस एंजाइम के अंदर इसका मतलब ये होता है कि कोएंजाइम एक डिटैचेबल
जो है वो फैक्टर है। डिटैचेबल का मतलब ये आएगा, अपना काम करेगा, एंजाइम की हेल्प करेगा और उसके बाद ये निकल जाएगा। ये एंजाइम के साथ मुसलसल मौजूद नहीं रहता। दैट्स वाई जब एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन हो रहा होगा, ये याद रहे कि ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है और एक ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा ही कहा था हमने, कहाँ पर, यहाँ पीछे कहा था कि जब हमने क्रैब्स साइकिल की एसिटाइल कोएंजाइम बना तो कहा गया कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 कार्बन इसके अंदर मौजूद है। दैट्स वाई एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब ये कोएंजाइम ए यहाँ पर डिटैचेबल था, इसने अपना काम किया, रिएक्शन करवाया और इसके बाद ये बाहर निकल गया। ये रहा कोएंजाइम ए। अब इसके बाद क्या बना, पहला कंपाउंड बनेगा सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। ठीक है, बुक के अंदर इसका नाम जो है वो सिट्रेट लिखा हुआ है, सिट्रिक एसिड लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर हमने सिट्रिक एसिड लिख लिया। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये 6 कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, 6 कार्बन क्यों होगा, 4 कार्बन ये वाले और 2 कार्बन ये वाले, और इन दोनों का रिएक्शन हुआ, दैट्स वाई जो कंपाउंड बना वो 6 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद इस सिट्रिक एसिड को हम चेंज कर देंगे इसके आइसोमर के अंदर। ठीक है, और वो आइसोमर हो जाएगा आइसोसिट्रेट। ठीक है, और ये भी आइसोमर है तो 6 कार्बन इसके अंदर भी लाजिम है। अब यहाँ पर इस आइसोसिट्रेट के साथ 2 सीन होते हैं। पहला सीन कि इसके अंदर से सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, मतलब अब ये 6 कार्बन नहीं रहा, अब जो कंपाउंड बनेगा वो 5 कार्बन कंपाउंड होगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर निकल चुका है। और दूसरा सीन ये होता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि एक NAD का मॉलिक्यूल आता है और एक हाइड्रोजन ये इससे ले लेता है। जब एक हाइड्रोजन ले लेता है मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। तो इन 2 रिएक्शंस के बाद अब जो कंपाउंड बना वो है एक 5 कार्बन कंपाउंड और उसका नाम है अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट या अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ग्लू जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारे पास बन चुका है। अब मज़ीद यहाँ पर क्या होगा, मज़ीद इस अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट के साथ रिएक्शंस होंगे और 3 रिएक्शंस होंगे। पहला रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जो कि यहाँ ऊपर भी निकला था, दोबारा निकलेगा इस अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट से। अब ये 5 कार्बन के बजाय कौन सा कंपाउंड बनेगा, जो कंपाउंड एक नया बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड होगा, क्योंकि एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए बाहर निकल चुका है। और दोबारा यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि एक NADH का मॉलिक्यूल आता है और वो इससे एक हाइड्रोजन लेकर निकल जाता है, यानी कि NADH बन जाता है। और तीसरा जो काम ये होता है कि यहाँ पर एक कोएंजाइम A आता है और वो एक्ट करता है। इन 3 रिएक्शंस के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं सक्सिनाइल। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, अब ये सक्सिनाइल कौन सा कंपाउंड है, ये 5 कार्बन था, एक कार्बन बाहर आया तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स के नाम रखना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि इसको कैसे याद रखना है। अब इस सक्सिनाइल के साथ क्या करना है, इस सक्सिनाइल के साथ भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ये कि जब कोएंजाइम ने अपना यहाँ पर एक्ट किया, अपना काम किया, अब बस इसका काम ख़त्म है और ये यहाँ से बाहर जा रहा है। ठीक है, ये कोएंजाइम एक बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद एक और काम यहाँ पर ये होता है कि इस सक्सिनाइल से एक फॉस्फेट निकलता है। ठीक है, यानी कि डीफॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ये एक GDP मौजूद है, इस GDP से बनता है GTP। अब GTP क्या है, ये हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है ना वो 2 तरह की होती हैं। एक होती 2 तरह की बोल रही हूँ, 4 होती हैं, A, T, C और G। ठीक है, एडिनोसिन, थायमीन, साइटोसिन और फिर गुआनिन। ठीक है, ये 4 बेसिस होती हैं। अब जब ये ATP बोलते हैं ना हम, तो इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पर एडिनोसिन नहीं लगी हुई, यहाँ पर ये G लगी हुई है, यानी कि गुआनिन लगी हुई है, तो ये GTP बन जाता है, जिसको हम कहते हैं गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट करके। ठीक है, अब ये गुआनोसिन डाइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट इससे निकला, इसको मिला, दैट्स वाई ये हो गया GTP। अब ये GTP आगे चल के जो है वो हमारे पास ATP बना लेगा। ठीक है, ATP ये बना लेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, एक रिएक्शन ये हुआ, एक रिएक्शन ये हुआ, ये 4 कंपाउंड कार्बन कंपाउंड था। तो अब इन रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बना उसको हम कहते हैं सक्सीनेट।
और ये भी कार्बन के साथ तो हमने कोई सीन नहीं किया, तो दैट्स वाई ये 4 कार्बन ही रहेगा जब ये सक्सीनेट हो गया। अब इसके साथ मज़ीद कुछ होगा, और मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, मज़ीद इसकी डबल ऑक्सीडेशन हो जाएगी। डबल ऑक्सीडेशन का मतलब जब ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रही है कि मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड से रिमूव हो रहा है और वो NAD ले रहा है, लेकिन जब डबल ऑक्सीडेशन है मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर कि FAD एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है NAD की तरह FAD। अब ये ले लेगा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल FADH2। दैट्स वाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए, तो हमने इसको डबल जो है वो ऑक्सीडेशन कह दिया। डबल ऑक्सीडेशन हो गई, जो कंपाउंड बना उसको हम कह रहे हैं फ्यूमरेट, ठीक है। फ्यूमरेट 4 कार्बन है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, ये क्योंकि कार्बन के साथ बीच में कोई भी सीन नहीं हुआ। अब जब ये फ्यूमरेट 4 कार्बन हो गया तो इसके साथ एक सीन मज़ीद होता है, और वो ये होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं मैलेट। मैलेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंडेड है। अब मैलेट के बाद ये लास्ट रिएक्शन यहाँ पे चल रहा होता है, और होता क्या है यहाँ पर एक NAD, ठीक है, इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। NAD की ऑक्सीडेशन नहीं होती, NAD की रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन इस कंपाउंड की होती है, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलता है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट करता है तो इसकी रिडक्शन हो रही होती है, और ये भी एक 4 कंपाउंड कार्बन कंपाउंडेड जो है वो है। अब रिज़ल्ट इसका क्या निकलता है, जब अगर हम इसके जो है वो रिज़ल्ट की बात करें या इसके आउटपुट की बात करें कि हमें मिला क्या, ठीक है, तो ये बात हमने याद रखनी है कि सबसे पहले बात करते हैं ATP की। ये रहा ATP। अब इस पूरे रिएक्शन के अंदर हमें बस एक ही ATP मिला है, बाकी कहीं भी ATP के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ATP 1 ATP मिला हमें, सही। और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, तो हम कह सकते हैं कि 2CO2 मिली है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। अब NADH की बात करते हैं। NADH हमें कितने मिले, पहली ऑक्सीडेशन यहाँ पर होती है इस कंपाउंड की तो NADH मिलता है, दूसरी ऑक्सीडेशन होती है इस कंपाउंड की और दूसरा NADH मिलता है, और तीसरी ऑक्सीडेशन होती है इस कंपाउंड की और हमें मिलता है NADH। मतलब कि 1 2 और 3 NADH मिले, तो दैट्स वाई हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें 3 NADH मिले हैं, ठीक। अब बात करते हैं FADH2 की, तो ये इसका बस एक ही सीन था जो कि यहाँ पे हुआ था, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि बस हमें एक FADH2 मिला है, ठीक है। लेकिन अब हमने जो ये बात की है ये एक क्रैब्स साइकिल की बात की है, लेकिन हमें एक क्रैब्स साइकिल की बात नहीं करनी। हमें पता है कि जो हमने यहाँ पर देखा था ग्लाइकोलिसिस में, ये एक 6 कार्बन शुगर थी जो कि 2 कार्बन के अंदर 2 कंपाउंड्स के अंदर टूटी थी, दोनों 3 कार्बन वाले थे। तो आखिर में जो कंपाउंड बना था वो 2PgAl बना था। 2PgAl का मतलब 2 कंपाउंड हैं, 2 कंपाउंड हैं, यानी जब क्रैब्स साइकिल चलेगी तो वो 2 दफ़ा चलेगी। एक कंपाउंड एक बार क्रैब्स साइकिल करेगा और दूसरा कंपाउंड दूसरी बार क्रैब्स साइकिल करेगा। यानी कि अगर हम एक ग्लाइकोलिसिस करते हैं, उस एक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 बार क्रैब्स साइकिल होती है, ठीक है, क्योंकि 2 कंपाउंड्स हमने आखिर में बनाए थे, ठीक। अब जब 2 बार चलती है तो मतलब ये तो सिर्फ एक सिंगल क्रैब्स साइकिल की रिज़ल्ट है। अगर हम टोटल क्रैब्स साइकिल की बात करें जो कि पूरी 2 क्रैब्स साइकिल है, तो वो क्या होंगी कि 2 ATP बनेंगे। एक साइकिल से एक ATP मिला तो 2 साइकिल से 2 ATP मिलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड 4 मिलेंगे, NADH 6 मिलेंगे, डबल सारे कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है, और 2 FADH2 मिलेंगे, ठीक। ये है पूरा इस क्रैब्स साइकिल का सीन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास
डबल कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि एक क्रैब्स साइकिल 2 बार हो रही होती है, क्योंकि हमने ग्लाइकोलिसिस के अंदर ये 2 शुगर्स बनाई थी, ठीक है, 2 पायरुवेट बने थे। तो ये जो एक साइकिल है ये एक पायरुविक एसिड की है, तो जो 2 साइकिल्स होंगी वो 2 पायरुविक एसिड की होंगी। तो अब हमने यहाँ पर जब हम आए थे तो हमने एक एसिटाइल बनाया था, क्योंकि हमने बात एक पायरुविक एसिड की थी। लेकिन जब हम ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक एसिड बना रहे होते हैं, ये रहे 2 पायरुवेट, जब 2 पायरुविक एसिड बना रहे होते हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, 2 NADH निकलेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, 2 कोएंजाइम ए निकलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी पूरी एक डिटेल वीडियो पहले मौजूद है, ठीक। तो अब वो जो दो चीज़ें निकल रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 बने, तो मतलब 2 दफ़ा साइकिल चलेगी। जब 2 दफ़ा साइकिल चलेगी तो मतलब ये कंपाउंड डबल हो जाएंगे। तो ये है हमारी क्रैब्स साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के देखने वाले हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन को जो है वो हम एंड करेंगे, ठीक। तो अल्लाह हाफ़िज़।